आदित्य रॉय कपूर वाला इंटरव्यू सुन रहा था मैं कि वो तो आदित्य आया शॉर्ट्स में, चप्पल और सॉक्स में और एक शर्ट में। तो मेरे को जानना चप्पल पे सॉक्स पहने कौन आता है। वो भी ऑडिशन पे ना, एग्जैक्ट सोचो। आपने आहान को कहा टिकटॉकर है ये लड़का, ये फुल छपरी है। शूटिंग के दौरान वो एक एक करके मुझे अपने पुराने वीडियोस दिखा रहा था और फिर मैंने उसका वो पूरा वो छपरी साइड देखा। अच्छा, मेरे को सबसे चीज़ ये लगती है, अभी मैं लास्ट इंटरव्यू में कह रहा था कि मोहित सूरी को जिसकी कास्टिंग में थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये थोड़ा अजीबोगरीब इंसान है, वो उसके साथ कल्ट निकलती है। आदित्य रॉय कपूर वाला इंटरव्यू सुन रहा था मैं कि वो एक तो मेरे को जानना चप्पल पे सॉक्स पहने कौन आता है। वो भी ऑडिशन पे ना, एग्जैक्ट सोचो। चप्पल, सॉक्स, शॉर्ट्स, और सॉक्स ऐसे भी नहीं, इधर तक ऊपर तक, शर्ट ऊपर से बटन ऐसे खुली हुई और शॉर्ट्स पहन के आया था। और फिर हीरो कुर्सी बनने। पे घूमते रहना। और वो है मेरा दोस्त आदित्य रॉय कपूर, वो है ही ऐसा। और ऐसे ही आपने आहान को कहा कि ये बिल्कुल मेरे को टिकटॉकर छपरी वाला लड़का लग रहा था। नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जब वो आया था बहुत अच्छा स्वीट लड़का हाँ, लगा। ये 2 इंटरव्यूज हैं। मैंने कहा भी कि एक जगह आपने कहा है कि बहुत स्वीट इनोसेंट है, वो बैड बॉय नहीं लग रहा। फिर एक जगह का आपने कहा ये फुल टिकटॉकर था। उस वक्त मैंने देखा नहीं था वो सब उसके ऑडिशंस। एक्चुअली आपको स्टोरी नरेशन का ऑर्डर देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे आदि सर ने बोला था, ये मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी, ये लड़का तुम्हारा कैरेक्टर है। तो मैं बोला ठीक है, मैं मिलता हूँ ऐसा कैरेक्टर को। और आया एकदम एक स्वीट इनोसेंट सा बॉय मेरे ऑफिस, वो भी बैंड्रा में। मेरे को लगा ये थोड़ी वो क्रिश कपूर का कैरेक्टर कर सकता है, जो चीख के चिल्ला के एक जर्नलिस्ट का को मार रहा है और कह रहा है से द नेम। और वो एग्रेशन, वो एंगर, वो इसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत वो डिस्कवर करना ईजी होता है सर, वो इन्फ्यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बोला नहीं वो वही है। फिर मुझे वो दिख नहीं रहा था। फिर मुझे जब थोड़ा वक्त उनके साथ बिताने पे, फिर मैंने जब उनके साथ बाहर गया है और जब वो हम लोग पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे थे, एंड ही स्टॉप कॉलिंग मी सर एंड स्टार्ट कॉलिंग मी। मैंने कहा मुझे मोहित ही बोला, मेरे को ब्रो भरने लगा। बट आई थिंक उसके बाद आई रियलाइज्ड आई फाउंड द क्रिश इन हिम। फिर शूटिंग के दौरान वो एक एक करके मुझे अपने पुराने वीडियोस दिखा रहा था जो उसने उतार दिए थे और फिर मैंने उसका वो पूरा वो छपरी साइड देखा। तो मैंने बोला तू ये पिक्चर क्या कर रहा है इससे? हाँ। तो ही इज गॉट, मैं इसे ये कह रहा था कि आई थिंक देयर इज अ होल अदर डायमेंशन इन हिम विच पीपल हैव नॉट डिस्कवर्ड। वो जैसे नाचता है, वो जैसे कॉमेडी करता है, वो जैसे मिमिक्री करता है, ही इज गॉट अ होल अदर साइड जो मैं इस पिक्चर में यूज नहीं कर पाया। बट आई थिंक ये भी एक सीख है ना कि आप एक इंसान को अगर आप नजरिया अपना बड़ा कर लो, उसमें से बहुत सारे वर्जन और निकल कर आ जाएंगे। 100%, बट दैट्स एक्टिंग ऑल्सो। पर मुझे लगा था कि इस फर्स्ट फिल्म में जब आप न्यू कमर को कास्ट कर रहे हो, द कैरेक्टर शुड बी काइंड ऑफ क्लोज टू, एटलीस्ट हैव वो इमोशन उसके अंदर होने जरूरी है जो आपको आपके कैरेक्टर के लिए चाहिए। आपकी एक फिल्म आई थी वो लम्हे जी। एक तो आप अपने फिल्म का प्लीज वो जो बैकएंड का होता है डाला करो यार। क्यों? क्या? लोग एंजॉय करते हैं। मतलब मुझे तो एक तो लगता है कि आपने एक्टिंग क्यों नहीं की। मेरे को हमेशा ये मेरे मन में थॉट आता है, ये गुड लुकिंग गाय जो अच्छी बातें करता है, बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं इतना रूथलेस हूँ अपने एक्टर्स के साथ, क्योंकि अगर बाई चांस मैं एक्टिंग करने की कोशिश करूँ तो देखो सब चढ़ जाएंगे मेरे पे, क्योंकि मैं इनसे इतना काम करवाता हूँ, इतना मेहनत करवाता हूँ कि वो अभी बोले कि अभी आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अभी आओ तुम भी। बट आपके बैक एंड वीडियो बड़े अच्छे होते हैं। जैसे वो लम्हे जब आ रही थी तो मैं उसका वीडियोस देख रहा था और मेरे को वो वीडियो पता नहीं इंटरनेट से गायब क्यों हो गया। वो जब रोलिंग टाइटल का जो वीडियो है, हाँ, वो लम्हे मेकिंग का एक वीडियो था, द मेकिंग ऑफ वो लम्हे। मुझे वो नहीं मिल रहा, अब किसी ने डाला होगा, हटा दिया होगा। तो बड़ा खूबसूरत वीडियो था कि बाकी लोगों की तरह मुझे भी आप कहते हो मुझे भी डाउट था कि इन्होंने परवीन बॉबी का इस्तेमाल किया, बट जब लास्ट डे था ही वॉज द ओनली मैन हु वॉज देयर। एंड देन आई थॉट कि ये स्टोरी लोगों को पता लगनी चाहिए। एंड फिर भट्ट साहब, एक तो भट्ट साहब की आवाज़, भट्ट साहब का अंदाज कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया। वो लम्हे कल्ट फिल्म बनी। कंगना आज बहुत बड़ी स्टार है, कंगना को उससे शायद डेब्यू में अवार्ड भी मिला था जी, उसी साल। वो लम्हे आपके लिए स्पेशल है हमेशा, क्योंकि अगर आप देखो कि ये इमोशनल, तो देखिए जब आप शुरू करते हैं आपका करियर तो आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा जॉनर बना है। मुझे लगता है आपका जॉनर आपको ढूंढता है, आप आपके जॉनर को नहीं ढूंढते। जैसे कि भट्ट साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने वो स्टंट और ड्रामा फिल्म के साथ शुरू किया था, बट देन ही फाउंड ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा एज इज थिंग विद अर्थ। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि जब आप खुद की कहानी पे कहानी बनाई थी तो वो बहुत चली थी, वो रिस्पेक्टेबिलिटी मिली थी, चाहे वो अर्थ हो, सारांश हो। जब भी भट्ट साहब ने ऑटोबायोग्राफिकल कहानी बनाई है वो चली है उनके लिए। तो ही फाउंड हिज सिनेमा, इसलिए वो कहते कि उनकी बर्बादी में मुझे अपनी आबादी मिली।
मैं खुद अपना सिनेमा ढूंढ रहा था, मैंने 2 थ्रिलर्स कर दिए थे, बट वो लम्हे वाज द फर्स्ट. मुझे याद है सेट पे जब मैं कलयुग भी कर रहा था, कलयुग बिकेम लेस अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ sex drive industry or all smart and all that stuff, and became more about the emotional story. तो मुझे भट्ट साहब ने कहा था तेरे में एक इमोशनल साइड है. ज़हर में भी became less about the thrill and more about the love story. तो इसलिए वो लम्हे was my first attempt to make only a love story and not a thriller. And शायद वो बीज to make आशिकी 2 and make सैयारा had started off there in वो लम्हे, कि कहीं मुझे एक कहानी, एक सैक्रिफिशियल कहानी दिखी जिससे मुझे आइडिया मिला कि आगे जाके मुझे कैसी कहानी बनानी है. मुझे अभी भी लगता है कि मोहित सूरी के बहुत सारे फिल्मों गाने सुने मैंने, बट जो कंप्लीट एल्बम वो लम्हे का था जी, स्पेशली इमोशनल पार्ट पे. जैसे बाकी सब में सारे बुके में सारे फ्रूट, सारी चीजें हैं जी. आपको सैयारा में तुम हो तो में एक अच्छा थोड़ा कूल मिल जाता है, बट वो लम्हे में जो एक बुके आपने दिया था. देखिए लव स्टोरी में बुके बनाना और म्यूजिक करना इनफैक्ट ईजियर होता है, पर मुझे लगता है जैसे कि फिल्म में जैसे मर्डर 2 हो या आवारापन हो या मलंग हो, उसमें म्यूजिक करना ज़्यादा मुश्किल होता है. मैं आऊँगा वहाँ पर, लेकिन एक बार मुझे वो लम्हे के कुछ गानों का नाम ले रहा हूँ मैं चाहता हूँ इसमें तो बताओ अपना, एटलीस्ट अपना थोड़ा ऑर्डर रेट करो, बिकॉज ये मेरे सारे फेवरेट गाने हैं और इसमें कोई ऐसा गाना नहीं जिसको मैं रेट कर सकता हूँ. मुझे के सरा क्या मुझे प्यार है, चल चले अपने घर मेरा बहुत फेवरेट है, मैं कभी भी शाम को लौटता हूँ, बहुत पसंद है वो. हाँ, अभी मिथुन मलंग में चल घर चले और चल चले, ये वो गाने हैं जब मैं थक कर आकर सुनना पसंद करता हूँ. देन सो जाऊँ मैं भी मुझे बहुत पसंद है. बिन तेरे इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक जी. और तू जो नहीं तो ऑफ कोर्स इट्स अ कल्ट. सो मोहित सूरी का फेवरेट कौन सा है? देखिए मुझे हमेशा क्या लगता है कि एज अ डायरेक्टर व्हाट आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू, क्या मुझे प्यार है कुड बी अ बिगर हिट. चल घर चले इज ऑल्सो अ वेरी नाइस. आई थॉट दैट वाज प्रोग्राम्ड सो वेल. वो बहुत अच्छा जहां भर का शोर ना लाखों भर के डोर, बहुत उसमें लिरिक्स, उसमें थॉट, उसमें जो मैच्योरिटी थी कि एक रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस एंड they were holding hands on the sly, वो छुपा वो रोमांस, वो सब है ना, बट स्मॉल थिंग्स आई थिंक उसमें. बट आई मस्ट से जो हमेशा लगता है कि जो पिक्चर का सुर होता है वो एक गाना होता है, और इस पिक्चर में वो था बिन तेरे क्या है जीना. वो गाना वाज एक्चुअली द सुर ऑफ द फिल्म. आज भी किसी को आप डेडिकेट कर सकते हो, उतना खूबसूरत गाना जी. और उसमें वो बहुत क्लियर थॉट है कि बिन तेरे क्या है जीना, और वही वो कैरेक्टर की वांट हो जाती है और उसका फाइनल स्टोरी ये होता है. तो आई थिंक आई वुड रेट दैट एज द हाइस्ट. ब्यूटीफुल. आपका कंगना से कैसा बॉन्ड है सर? अभी हाँ, दोस्ती है, म्यूचुअल एडमिरेशन है. जब उनकी कहानी मैंने इमरजेंसी की, जब मुझे ट्रेलर अच्छा लगा था, मैंने उनको मैसेज किया था कि आपको ट्रेलर congratulations, because she's directing it on her own. We've worked as actor and director. I was now complimenting the director, Kangana. I think she's a very gutsy woman. And last उसका मैसेज आया था to congratulate me सैयारा के लिए, but I don't think she's seen the film. फिल्में आती हैं, गाने रह जाते हैं जी. ऐसा लोग कहते हैं. मिथुन आपका रिश्ता बहुत गहरा है जी. उसमें राइटर का जिक्र कई बार नहीं होता है, कादरी साहब का, और करना चाहिए. इरशाद, जितने राइटर्स मुझे लगता है राइटर बहुत अंडररेटेड होते हैं, उनको और क्रेडिट देना चाहिए. मिथुन ने हमारे पॉडकास्ट में कहा भी था. जी. आपका मिथुन का बॉन्ड कैसा है? तो लास्ट मेरे बर्थडे पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि मेरा और मिथुन का रिश्ता मेरी बीवी से भी लंबा है. आई थिंक आई नो मिथुन बिफोर आई मेट माई वाइफ एक्चुअली. बट और मिथुन मेरा दोस्त नहीं है, बट आई कैन से ही समवन हु अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन मोस्ट पीपल आई थिंक. क्योंकि मुझे याद है, जैसे कि बहुत फनी स्टोरी है, ऐसे बहुत स्टोरी है अपनी, बट एक स्टोरी ये थी कि मैं फाइनली मिथुन को कह रहा था कि मिथुन मैं शादी कर रहा हूँ. तो मिथुन अपने पियानो को छोड़ के मुझे देख कर बोला क्यों? तो मैंने बोला मुझे घर जाने का एक रीज़न चाहिए. मैंने उनको ये कहा था. इस पे कोई गाना भी आप लोगों ने बनाया था? ठीक है. और फिर सडनली मैं, जब वो आशिकी के दौरान था, फिर वो विलन के टाइम पे जब मिले थे, तो इसे मैंने ये गाना तुमको सोच के ये बनाया, जैसे एक बंजारे को घर. हाँ, वही मुझे यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर. आई थिंक दैट वाज द इंस्पिरेशन. तो आई थिंक समवन हु अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट
एंड अंडरस्टैंड्स द वे आई वांट टू डू इमोशन. मिथुन से बेटर कोई नहीं है. तो वो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, वो जैसे बहुत. लहजे में रहते हैं, वो एकदम संयमित संतुलित. बहुत. बट नहीं बहुत मस्ती मजा करते. बट आई डोंट थिंक मिथुन इज नॉट अ पर्सन हु टेक्स एनीथिंग लाइटली. ही इज वेरी फोकस्ड एंड इसलिए शायद आई नीड दैट. आई मीन वी इफ ही जोक्स अराउंड विद एनीबडी आई थिंक इट विल बी मी ओनली. बट वी हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप. आई थिंक वी हैव अ रिलेशनशिप के मैं हमेशा ढूंढ रहा हूँ और वो हमेशा वो आंसर्स उसके पास ही रहते हैं, मुझे लगता है. मिथुन का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जैसे मेरा चल घर चले मुझे बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि वो एक ऐसा गाना है कभी भी चला सकते हो आप, रख दो. एक गाना आई मीन तो चला भी था बट इतना नहीं. मुझे मेरा फेवरेट उसका हमेशा रहेगा इज फिर मोहब्बत. अरे कर रहा है जिससे इरफान और अरिजीत की शुरुआत हुई थी. वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग गाना है. उसका मेलोडी, उसका बिगनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइलेंस, उसका पॉज. दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू. थिंक वो पॉजिंग ही कुछ और है. मोहित और मिथुन की रिबॉन्ड थी 8 साल बाद. 8 साल नो एक्चुअली पहले ए खुदा मैं तुझसे दूर हुआ वो ज़्यादा पहले रिबॉन्डिंग उस पर हुई थी. पर लास्ट जब शूटिंग पे ये गाना लेके आया था एंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, ये ऑल ओवर था. ऐसे कहीं मुखड़ा था, कहीं अंतरा था, कोई ऐसा था. हम लोगों ने बैठ के वो साथ में बनाया. पर मुझे उसमें इतना ब्रिलियंस दिखा था. जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से मैं हूँ. मुझे ये गाना इतना अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स मिथुन विल एवर मेक.